हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, इससे प्रीवियस वीडियो में हमने आधुनिक भारतीय इतिहास में जो भारत में पुर्तगालियों और डचों का आगमन हुआ था उनको डिस्कस किया था। आज हम इसमें भारत में जो अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों का जो आगमन हुआ उसको डिस्कस करेंगे, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। और सबसे पहले इसमें हम भारत में जो अंग्रेज़ों का आगमन हुआ उसको देखते हैं। तो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो सन 1680 में इसकी स्थापना हुई थी। और प्रारंभ में जब इसकी स्थापना हुई थी तो इसे पूर्व के देशों के साथ जो व्यापार करने का अधिकार था वो कितने वर्षों के लिए दिया गया था? तो 15 वर्षों के लिए इसे अधिकार दिया गया था। और बाद में 1609 ईस्वी में इस अधिकार को क्या है, अनिश्चित काल के लिए विस्तारित कर दिया गया था। तो यहाँ से दो डेट्स आपको याद रखनी है। पहली है सन 1600 ईस्वी जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, और दूसरी है 1609 ईस्वी जब इसका विशेषाधिकार क्या है, अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया गया था। अब भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी क्यों सफल हुई इसे देखते हैं। यहाँ से मेंस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इनको देखते हैं इसके क्या कारण थे। तो पहला है इसमें भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी थी। दूसरा है ईस्ट इंडिया कंपनी के सैनिकों के पास आधुनिक हथियार थे और सैनिकों को क्या अच्छा प्रशिक्षण भी प्राप्त था। और तीसरा कारण है भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव था, जिसके कारण जो भी उन्हें अच्छा वेतन दे वह उनकी सेवा में लग जाते थे। तो तीनों कारण याद रखिएगा, ये पूछे जाते हैं। अब हम भारत में जो अंग्रेजी शासन के जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट या क्वेश्चन बनते हैं उनको देखते हैं। पहला क्वेश्चन है इसमें, ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वप्रथम अपना अस्थायी कारखाना कहाँ स्थापित किया था? तो कहाँ किया था ये? मसूलीपट्टनम या मछलीपट्टनम में। और कब किया था ये? 1611 ईस्वी में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, 1612 ईस्वी में सूरत के निकट स्वाली हॉल में पुर्तगालियों को किस अंग्रेज अधिकारी ने परास्त किया था? तो किसने किया था परास्त इन्हें? कैप्टन थॉमस बेस्ट द्वारा इन्हें परास्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा सर्वप्रथम स्थायी कारखाना कहाँ स्थापित किया गया? तो कहाँ किया गया था ये? सूरत में। और कब किया गया था? 1613 ईस्वी में। तो ये डेट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, अंग्रेजों को 1613 में सूरत में स्थायी कारखाने स्थापित करने की अनुमति किसके द्वारा दी गई थी? तो किसके द्वारा दी गई थी ये? मुगल सम्राट जहांगीर के द्वारा अनुमति दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय सूरत से बम्बई कब स्थानांतरित किया गया? तो कब किया गया था ये? 1687 ईस्वी में स्थानांतरित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, अंग्रेजों ने सर जॉर्ज किले का निर्माण कहाँ किया था? तो कहाँ किया था सर जॉर्ज किले का निर्माण? मद्रास में इसका निर्माण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, ईस्ट इंडिया कंपनी ने उड़ीसा के बालासोर और बंगाल के हुगली में कारखाने किस वर्ष से स्थापित किए? तो कब किए थे ये? 1633 ईस्वी में उड़ीसा के बालासोर में, और 1651 में बंगाल के हुगली में कारखाने स्थापित किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, कैप्टन विलियम हॉकिंस जहांगीर के दरबार में किस वर्ष आया था? तो कब आया था ये? 1608 में। और कब तक इसके दरबार में रहा था ये? 1613 ईस्वी तक इसके दरबार में रहा था। और सर थॉमस रो जहांगीर के दरबार में कब आया था? तो 1615 ईस्वी में। और कब तक रहा था इसके दरबार में ये? 1619 तक इसके दरबार में यह रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, मैड्रिड की संधि किसके मध्य हुई थी? तो किसके मध्य हुई थी ये? अंग्रेज और पुर्तगालियों के मध्य। और कब हुई थी ये? 1630 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था? तो किसको? जॉन चाइल्ड को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, किस मुगल सम्राट द्वारा 1717 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को फरमान जारी किया गया? तो किसे? मुगल सम्राट फर्रुखसियर द्वारा फरमान जारी किया गया था। और क्या था इसके फरमान में? पहला था 10,000 सालाना राशि देने पर अंग्रेजों को सूरत के सभी करों से मुक्त कर दिया गया। और दूसरा था मुंबई में ढाले गई कंपनी के सिक्कों को पूरे मुगल साम्राज्य में वैधता प्रदान की गई। और तीसरा था कंपनी को 30,000 की रकम अदा करने के एवज में बंगाल में मुफ्त व्यापार की अनुमति मिली थी। तो ये तीनों को याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बम्बई किससे मिला था? तो किससे मिला था इसे बम्बई? पुर्तगालियों से मिला था। क्योंकि क्या था, 1661 में इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन से हुआ था, जिसके कारण चार्ल्स को मुंबई उपहार में मिला, जिसे उन्होंने 1668 ईस्वी में 10 पाउंड वार्षिक किराए पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया था। तो यहाँ से हमने जो भारत में ब्रिटिश आगमन था उससे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते थे उनको डिस्कस किया। अब हम भारत में जो फ्रांसीसियों का आगमन हुआ और उससे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उनको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है इसमें, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो कब हुई थी इसकी स्थापना? 1664 ईस्वी में इसकी स्थापना
हुई थी। और किसके समय में हुई थी? लुई 14वें के समय में। और किसके द्वारा की गई थी ये? इनका एक मंत्री था, कालबर्ट द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है, फ्रांसीसियों द्वारा अपना पहला कारखाना कहाँ खोला गया था? तो कहाँ खोला गया था? सूरत में। और कब खोला गया था? 1668 ईस्वी में। और फ्रांसीसियों द्वारा मसूलीपट्टनम में कारखाना कब खोला गया? तो 1669 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में कारखाना खोला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डुप्ले को फ्रांसीसी गवर्नर के रूप में भारत में कब नियुक्त किया गया? तो कब? 1742 ईस्वी में इसे यहाँ नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट है, फ्रांसीसियों ने मद्रास पर किस वर्ष कब्जा किया? तो कब किया था? 1746 ईस्वी में इसने इस पर कब्जा किया था। अब फ्रेंड्स, जो अंग्रेज और फ्रांसीसी हैं इनके बीच जो 3 कर्नाटक युद्ध या आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध हुए, ये भी पूछे जाते हैं और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, तो इनको देखते हैं। तो पहला है इसमें प्रथम कर्नाटक युद्ध। ये कब हुआ था? 1746 से 1748 के बीच। और इसका कारण पूछा जाए तो ये क्या था? ऑस्ट्रिया में उत्तराधिकार का युद्ध। और यहीं पे यदि इसका तात्कालिक पूर्ण कारण पूछा जाए तो वो क्या था? अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण जो किया गया था, उसके कारण यह युद्ध हुआ था। अब क्या था ये युद्ध, देखते हैं। 1740 में यूरोप में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध शुरू हुआ, जहां फ्रांसीसी और अंग्रेज आपस में लड़ रहे थे। तो जाहिर सी बात है क्या, भारत में भी ये आपस में लड़ने लगे। अब इसमें हुआ क्या था ये देखते हैं कि कर्नाटक जो था, कर्नाटक के अंदर 2 बंदरगाह थे, यानी कि मद्रास बंदरगाह भी इसके अंदर आता था कर्नाटक के, और जो पांडिचेरी का बंदरगाह था वो भी किसके अंदर अंतर्गत आता था? कर्नाटक के अंतर्गत आता था। अब मद्रास में जो गवर्नर था वो कौन था? मोर्स। और ये क्या था? एक अंग्रेज गवर्नर था। और जो पांडिचेरी में था वो क्या था? डुप्ले। और ये क्या था? एक फ्रांसीसी गवर्नर था। तो इसने डुप्ले ने क्या किया? डुप्ले ने जो मॉरिशस का एक गवर्नर था, लाबोदोर ने, इसके साथ मिलकर मद्रास पर क्या आक्रमण कर दिया। और आक्रमण करने के बाद इस पर यहाँ अधिकार कर लिया। और बाद में क्या हुआ कि डुप्ले और जो लाबोदोर ने है, इन दोनों के बीच क्या विवाद हो गया। तो लाबोदोर ने क्या किया? लाबोदोर ने 4 लाख पाउंड की रिश्वत लेकर क्या किया? जो मद्रास था वो किसको? अंग्रेजों को सौंप दिया इसने, और अपना ही कहाँ? मॉरिशस चला गया। और जब ये मॉरिशस गया तो डुप्ले ने क्या किया? डुप्ले ने अनवरुद्दीन जो कर्नाटक का शासक था, इसके साथ दोनों ने मिलकर क्या करा? मद्रास पर आक्रमण कर दिया। और मद्रास पर आक्रमण करने के बाद इनका अधिकार हो गया। और डुप्ले ने क्या कहा था युद्ध के बाद कि अगर मद्रास जीत गए तो वो किसको दे देगा? वो अनवरुद्दीन को दे देगा। लेकिन डुप्ले ने ऐसा किया नहीं। तो अनवरुद्दीन ने क्या किया? अपने पुत्र महफूज खां से एक विशाल सेना की सहायता से फ्रांसीसियों पर क्या आक्रमण कर दिया। और इसमें कौन जीता? इस युद्ध में डुप्ले जीत गया, उसने अनवरुद्दीन को हरा दिया था। और बाद में 1748 में क्या हुआ कि अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य क्या हुआ? यूरोप में एक्सला सापिल की संधि हुई, जिससे क्या यहाँ भी युद्ध समाप्त हो गया, भारत में भी। तो इस तरह यह युद्ध समाप्त हुआ। तो यहाँ से याद रखिएगा युद्ध की डेट और किस संधि से ये समाप्त हुआ था। तो एक्सला सापिल की संधि से ये समाप्त हुआ था। और इस युद्ध का परिणाम क्या हुआ कि इसमें जो संधि हुई इसके तहत अंग्रेजों को भारत में मद्रास और फ्रांसीसियों को उत्तरी अमेरिका में लुइसबर्ग का क्षेत्र प्राप्त हुआ था। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे भी याद रखिएगा। अब है द्वितीय कर्नाटक युद्ध। ये कब से कब तक हुआ था? 1749 से 1754 तक ये हुआ था। अब इस युद्ध का जो कारण था वो क्या था कि अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों का कर्नाटक और हैदराबाद के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करना इसका मुख्य कारण था। अब इसमें क्या हुआ कि हैदराबाद का जो निजाम था, निजाम उल मुल्क, इसकी मृत्यु हो गई। और उसके बाद उसके पुत्र क्या है? मुजफ्फर जंग और नासिर जंग के बीच क्या है? उत्तराधिकार का युद्ध शुरू हो गया था। तो हैदराबाद में ये चल रहा था। और कर्नाटक में क्या हुआ कि जो नवाब अनवरुद्दीन था और चंदा साहब के बीच यहाँ भी युद्ध शुरू हो गया। तो अंग्रेजों और फ्रांसीसियों ने इसमें हस्तक्षेप किया। और जो हैदराबाद था उसमें मुजफ्फर जंग जो था उसे कौन? फ्रांसीसी सपोर्ट कर रहे थे। और जो नासिर जंग था उसको अंग्रेजों ने सपोर्ट किया। और वहीं यदि कर्नाटक में देखें तो कर्नाटक में जो अनवरुद्दीन था उसे अंग्रेजों ने सपोर्ट किया, और चंदा साहब को फ्रांसीसियों ने यहाँ सपोर्ट किया। अब इसमें क्या हुआ? डुप्ले ने मुजफ्फर जंग तथा चंदा साहब की मदद से अनवरुद्दीन पर क्या आक्रमण कर दिया। और 3 अगस्त 1949 को अंबर के युद्ध में अनवरुद्दीन मारा गया। तो युद्ध भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कब हुआ था ये डेट याद रखिएगा। और इसमें क्या हुआ? अनवरुद्दीन का पुत्र मोहम्मद अली भाग गया। और इस तरह कर्नाटक पर किसका अधिकार हो गया था? चंदा साहब का कर्नाटक पर अधिकार हो गया था। और हैदराबाद में क्या हुआ? हैदराबाद में नासिर जंग ने अंग्रेजों की मदद से मुजफ्फर जंग को बंदी बना लिया। और डुप्ले ने क्या? डुप्ले ने नासिर जंग के अधिकारियों को प्रलोभन देकर नासिर जंग की क्या हत्या करवा दी थी। और मुजफ्फर जंग को क्या फिर बाद में
हैदराबाद का नवाब इसने घोषित कर दिया था। और क्या हुआ, परंतु फ्रांसीसियों द्वारा उसकी हत्या करवाकर नासिर जंग के छोटे भाई सलावत जंग को हैदराबाद का नवाब घोषित कर दिया गया था। और आगे चलकर क्या हुआ, 1754 ईस्वी में अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच क्या पांडिचेरी की संधि हुई और द्वितीय कर्नाटक युद्ध समाप्त हो गया। तो ये संधि याद रखिएगा कौन सी थी, पांडिचेरी की संधि। और इस युद्ध का क्या परिणाम हुआ कि अंग्रेज तथा फ्रांसीसियों ने भारतीय राजाओं के मामले में हस्तक्षेप न करने का वादा किया। अब तृतीय कर्नाटक युद्ध देखते हैं, जो कब से कब तक हुआ था, 1756 से 1763 तक हुआ था। और इसका कारण क्या था, यूरोप में अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच सप्तवर्षीय युद्ध का शुरू होना इसका कारण था। अब अंग्रेजों ने क्या करा, 1757 में जो प्लासी का युद्ध हुआ था उसमें अंग्रेजों को जीत मिली थी, जिससे इनकी स्थिति भारत में क्या है काफ़ी मजबूत हो गई थी। और 1757 में क्या रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में फ्रांसीसियों की महत्वपूर्ण बस्ती चंद्रनगर पर भी क्या अधिकार कर लिया था। और 1760 ईस्वी में क्या हुआ, अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच कौन सा युद्ध हुआ था, वांडी वॉश का युद्ध हुआ था, जिसमें क्या फ्रांसीसियों की हार हो गई थी। और आगे चलकर क्या हुआ कि 1763 ईस्वी में यूरोप में अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच पेरिस की संधि हुई और तृतीय कर्नाटक युद्ध समाप्त हो गया। और इस संधि के तहत क्या हुआ था, इस संधि के तहत चंद्रनगर फ्रांसीसियों को वापस मिल गया था। तो तीनों युद्ध और इनकी जो संधि हुई थी इनको याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम देखते हैं कि फ्रांसीसियों की असफलता के जो कारण थे भारत में वो क्या थे। तो इसमें पहला कारण था, डुप्ले जैसे योग्य गवर्नर को 1754 में क्या फ्रांसीसियों द्वारा वापस बुला लिया गया था। और दूसरा है इसमें फ्रांसीसी जल सेना का अंग्रेजों की तुलना में कमज़ोर होना। और तीसरा है अंग्रेज सैनिक फ्रांसीसी सैनिकों की तुलना में अनुशासित और सुप्रशिक्षित थे। तो ये तीनों कारण भी याद रखिएगा। अब फ्रेंड्स यहाँ पे जो हमने पढ़े हैं कि पुर्तगाली आए, डच आए, अंग्रेज आए, डेन और फ्रांसीसी आए, तो यहाँ पे डेन से वैसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछते नहीं है, पर फिर भी इनके बारे में एक दो फैक्ट हैं कि डेन से ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी, तो 1616 में इसकी स्थापना हुई थी। और भारत में जो यूरोपियों का आगमन हुआ था इसका क्रम पूछा जाता है तो याद रखिएगा कि सबसे पहले कौन आए, पुर्तगाली आए, फिर डच आए, फिर अंग्रेज आए, फिर डेन आए और फिर फ्रांसीसी। तो फ्रेंड्स आज हमने जो भारत में अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों का जो आगमन हुआ उसको डिस्कस किया था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।